अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा उसे आसान कर सकता है। और कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कम भी मत समझें। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, बट एट द एंड लाइफ है। और कुछ छोटे छोटे अल्फाज, काइंडनेस के एक्ट्स जो हैं वो दूसरों के लिए अच्छे हो सकते हैं, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसलिए कभी कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती, किसी की बात नहीं अच्छी लगती, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, काम डाउन हो, फिर जाकर सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उससे पहले बात करते हैं कि फैसला शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं आज के रोज में, तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ यूवी इंडेक्स 3 है, जो कि ना ज्यादा है ना कम है। और दोपहर 4 बजे तक कोशिश करें कि लाजमी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है। बिल्कुल हल्की सी फॉग की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें तो एक्स्ट्रा टाइम रखें। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं, आगे फोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे, लेकिन ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें स्पीड कर। साथ ही साथ आपको पता है हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हुए। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है, खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है व कसरतुल बुका, जो अपने अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोता हो, जो अपने अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोता हो। कोई ज़माना था रातों को आवाज़ें आया करती थी, कोई सजदे में अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई रुकू में अल्लाह के सामने रो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, एक रात आपने क़याम के अंदर इसी आयत को पढ़ते हुए रोते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अल्लाह के सामने रोना सीख लो। ये खुश नसीब आदमी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अपने सामने रोने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एज अ पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, एज अ पर्सन ग्रो करते रहें। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब भी जिंदगी में कोई वक्त होता है जहाँ पर किसी की कोई बात अच्छी लग जाती है, कभी कोई आदत अच्छी लग जाती है, तो हम सोचते हैं कि शायद बहुत लेट हो गया, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब क्या फ़ायदा इस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करने का, या अभी तो हम छोटे हैं, अभी ऐड करके क्या करेंगे, बहुत वक्त पड़ा है। तो कभी भी किसी की बात अच्छी लगती है, आदत अच्छी लगती है, अपनी जिंदगी में उसको एम्ब्रेस करें, ऐड करें। चेंज से घबराए नहीं, बल्कि चेंज ही एक ऐसी चीज़ है लाइफ में जो कि कांस्टेंट होती है। तो कहीं पर चेंज लाना पड़ता भी है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई नई हॉबी अपनाना चाहते हैं तो 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए, तो 21 डेज लें और अपनी जो आदतें हैं हमेशा इवॉल्व करते रहें, अच्छी आदतों को अपनी रूटीन के अंदर ऐड करते रहें और फिजिकली और मेंटली एज अ पर्सन ग्रो करते रहें। साथ ही साथ आपको पता है कि कल रात को एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल था लाहौर के अंदर। अगर आप लोगों ने भी वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं जो कि वहां से आ रही थी, तो आपको आइडिया होगा कि जो जज्बात हम पाकिस्तान के जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें जो आपको माहौल देखने को मिलता है, वही माहौल अब हमें PSL के साथ भी एसोसिएट होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो उन्होंने फाइनल जीत लिया, मुल्तान सुल्तान के साथ ये फाइनल खेला गया था और बड़ा ही माहौल था, अमेजिंग सा था। और आई थिंक लाहौरियों का जो कहना होता था कि लाहौर लौर है, तो आई थिंक उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाहौर सही में लाहौर है। और बहुत मजा आया हमें भी मैच देखकर और बड़ी खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर हम स्पोर्ट्स की रिवाइवल देख रहे हैं। और क्रिकेट तो वैसे ही हमारी सरजमीन की अगर बात करते हैं तो वैसे ही हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारी मोहब्बत है, चाहे वो हम पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो। और रश जो मुझे लगता है सबसे मजे की चीज जो मुझे स्पेशली लगी है कि फाइनली पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट रिवाइव हो रहा है। और ना सिर्फ क्रिकेट रिवाइव हो रहा है लेकिन फैंस भी रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं और जोश और जज्बा हर सड़क पर, हर गली में, हर बच्चे को वो जज्बा नजर आ रहा है। और आगे चलते हुए भी हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि PSL भी ग्रो करे और पाकिस्तान
जो है एज अ क्रिकेट नेशन जो है वो हम इंटरनेशनल स्टेज पे भी ग्रो करें। और ऐसे ही होगा, पीएसएल खेलेंगे, हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो आगे आएंगे, तभी तो आगे जाके इंटरनेशनली खेलने के लिए हमारे पास हम सही में ग्रास रूट लेवल से नए प्लेयर्स को निकाल के ला सकेंगे। और लाहौर कलंदर्स की ये जो जीत है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और जिस तरह से कुछ मीम्स भी आपने देखे होंगे कि लाहौर कलंदर्स जो हैं बड़े लो डाउन नजर आ रहे थे, और जैसे ही सीजन 7 आए तो ऐसे उभर के सामने आए कि उन्होंने लोगों की जो है बातें सारी खत्म कर दी। और हमारे पास तो अल्फाज नहीं है ये बताने के लिए कि इतनी उम्दा परफॉर्मेंस थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ सवालात जो है इस अमेजिंग टीम के कुछ प्लेयर्स से पूछ ही लेते हैं। और स्पेशली मिसबा उल हक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले उनसे जो है मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहती हूं कि इस जीत पर वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर को। काफ़ी लंबा इंतज़ार था, लेकिन जिस तरीके से लाहौर जीता है, और स्पेशली सीरियसनेस का अंदाज़ा वहीं से हो गया था जब उन्होंने शाहीन शाह को कप्तान बनाया और एक पूरे माइंडसेट के साथ आए कि इस दफ़ा हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शाहीन को बनाने का मकसद ही ये है कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज, फाइटिंग स्पिरिट, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो फ्रॉम दैट डे द मोमेंट ये लाहौर की टीम उतरी है ग्राउंड में और उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस स्टार्ट की, आई थिंक वंडरफुल। बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर्स को, शाहीन को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में टीम परफॉर्मेंस थी। और फिर जिस तरीके से हफीज़ ने आज इम्पोर्टेंट मैच में लीड किया और जिस तरह उसने रन्स किए, फिर विकेटें ली, आई थिंक दैट वाज वंडरफुल। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जितनी खुशी हम सबको महसूस हो रही है, आई कांट बिलीव इट माई सेल्फ, लेकिन बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है और फ़ख्र महसूस होता है इस लम्हे में। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली मैच के हवाले से बात करूं तो मोहम्मद हफीज़ ने कल शानदार परफॉर्मेंस हमें दिखाई। और लेकिन अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल, तो आपको पता है कि जब भी हम इनिंग्स की बात करते हैं तो कई प्लेयर्स इस तरह के हिडन जेम्स होते हैं कि वो आपको ओवरऑल इतनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नहीं नजर आते, लेकिन वो प्रेशर के अंदर ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। तो जी मेरा अगला सवाल जो है इसी हवाले से होगा। मोहम्मद हफीज को हमने देखा कि क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने कल, और क्या प्रेशर मूवमेंट में क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दिखा दी। और बाकी इवेंट की बात करें तो इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बड़ा मैच आया तो बड़ी परफॉर्मेंस भी दिखा गई। इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है ये टूर्नामेंट फॉर न्यू प्लेयर्स। देखें थोड़ा सा नज़र आया, हारिस बड़ा ज़बरदस्त खेला ज़ल्मी के लिए, उसने थोड़े से ऐसे गट्स दिखाए खेलने के लिए टॉप ऑर्डर पे। जीशान जो कि हार्डली 2 ओवर की है जिसने इस्लामाबाद के लिए, बट पोटेंशियल नज़र आया उसमें। आई थिंक आज़म खान ने सम हाउ कुछ अपना पोटेंशियल दिखाया बैटिंग के हवाले से, अच्छी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली उसने। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पहली पीएसएल है जिसमें कि आपके इमर्जिंग प्लेयर्स उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके जिस तरीके से नॉर्मली पिछले 6 सीजनों में लोगों ने परफॉर्म किया। तो जी ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के लिहाज से तो विदाउट अ डाउट लाहौर कलंदर्स ने, क्या बात है, मतलब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। और इतनी खुशी महसूस हो रही है लाहौर के। अगर कल के आपने वीडियोस के सीन देखे हैं तो सच में महसूस हो रहा था कि सही उन्होंने एंजॉय किया है। और एक तरह से अगर देखें तो आपको पता है लाहौरी जो होते हैं बड़े कंपेटिटिव होते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात करें, चाहे वो बिरयानी के मामले में हो जो कि कराची से कई दफ़ा कंपेयर की जाती है, या फिर क्रिकेट के मामले में, लाहौरियों का जोश और जज्बा जो है उसके लिए तो कोई अल्फाज मौजूद ही नहीं है। और इस तरह का जज्बा कहीं भी और आपको नजर भी नहीं आता है जो लाहौरियों के अंदर नजर आता है। और साथ ही साथ स्पेशली अगर हम बात करें पीसीबी के हवाले से, तो आपको पता है कि पीसीबी ने काफ़ी इवेंट्स करवाए हैं। ये जो मैचेस पीसीबी की तरफ से अभी ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं तो क्या ही बात है। इंटरनेशनली भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स भी पाकिस्तान में आके उन्होंने शिरकत की है इन मैचेस के अंदर, और बहुत खुशी महसूस होती है और बड़ी तारीफें भी उनकी तरफ से मिलती है। इंटरनेशनली हमारी रिप्रेजेंटेशन भी ग्रो करती है। ऊपर से क्रिकेट तो वैसे ही हमारे दिल के बहुत करीब है। इस ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कई 2 डेकेड्स के बाद दोबारा पाकिस्तान आई है खेलने के लिए क्रिकेट। तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक दफा फिर हम स्पोर्ट्स का रिवाइवल देख रहे हैं और बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें देखते हुए। इंतखाब आलम साहब जो हैं वो अब हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरा उनसे यही सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान में एक दफा फिर हम इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोलते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल खुल गई है मैकस का। मैं क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूंगा कि
इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस तरह का माहौल पैदा किया कि जो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आएँ और एक अच्छा मुजाहरा करें। और मैं समझता हूँ कि ये PSL से भी इसको बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जिस तरह के मैचेस हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आज ये फाइनल हुआ, इससे पहले जो पिछला मैच खेला गया, जो कि अक्रॉस द ग्लोब जो मैसेज गया, पाकिस्तान इज़ द सेफ हेवन, और बाकी की जो टीमें आ रही हैं, मैं समझता हूँ इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो जी एट द एंड आई थिंक मैं यही कहूँगी कि यस, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या जीत थी, क्या बात थी, क्या माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम मिसबाहुल हक का भी, और साथ ही साथ इंतखाब आलम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और PSL की ये जो जीत है, और PSL की जीत मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई थिंक क्रिकेट रियली दिस टाइम डिड कम होम, और बहुत खुशी महसूस होती है। लाहौर कलंदर को भी एक दफ़ा फिर मैं उनकी पूरी टीम को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आगे चलते हुए भी क्रिकेट को भी रिवाइव रखे, स्पोर्ट्स को भी रिवाइव रखे, और फैंस का जो जोश और जज्बा है, जो खुशियां हैं, उनको भी आगे चलते हुए इसी तरह से बरकरार रखे अगले कुछ सीजन्स के अंदर भी। और अगर स्पेशली हम बात करें, आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इशूज़ के ऊपर ज़रूर आप लोगों से बात करें या हाईलाइट करें इशूज़ को, और कभी भी हमारा मकसद जो है वो क्रिटिसाइज करना नहीं होता, बल्कि कोशिश होती है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। और उसमें ऑफ कोर्स जब तक आप बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। अगर स्पेशली हम फार्मिंग के हवाले से बात करें तो डिफरेंट इश्यूज हमें नजर आते हैं, वो चाहे हम जो स्पेशली हमारी जो नेसेसरी चीज़ें हैं और जो नेसेसिटीज़ हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हम कॉटन की बात कर लें, जो कि आपको पता है कि कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैश फ्लो के हवाले से। अगर हम हमारे मुल्क की इकॉनमी की बात करें, साथ ही साथ वीट की बात करें, तो वो एक स्टेपल फूड है। आज हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट सीड्स के हवाले से बात करें, किस तरह से उनको ग्रो करने में अभी भी इशू पेश आ रहा है, फर्टिलाइजर्स के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से कहाँ पर फार्मर्स को इशू होता है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जो ज़्यादा अपना फोकस है वो सीड के ऊपर ही रखें। तो जी मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि आज हमारे साथ कौन मौजूद होंगे। डॉक्टर काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फोकल पर्सन सीड एसोसिएशन, आपको वेलकम करते हैं। जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर। अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम करते हैं। जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली बात की सीड्स के हवाले से, अगर आप थोड़ा सा बताएं सीड्स की क्या करंट सिचुएशन है और एक्सेसिबिलिटी इस वक्त क्या मौजूद है फार्मर्स को। जहाँ तक तो सीड की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात है, तो इस टाइम पाकिस्तान में हम सीड के हवाले से जो हमारी सीड इंडस्ट्री है इसको देखते हैं तो ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। इसमें आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं तो नो डाउट हमें कुछ इश्यूज आते थे लोकल प्रोडक्शन के हवाले से चीज़ों के, लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल बहुत तेज़ी के साथ ग्रो की है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि यहाँ पे हमारे जैसे रिसर्च का फुकदान ओवरऑल ही हमारे हर सेक्टर में रहा है, तो नो डाउट सीड के हवाले से भी हमें इस फुकदान का सामना था। लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री ने इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स जो हैं उनको पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी के साथ डेवलप किया है, उसके ऊपर फंडिंग की है, उसको आगे लेके चले हैं, उसमें हमारे ब्रीडर्स ऐड हुए हैं। तो इसके साथ अभी जो सिनेरियो सामने नज़र आ रहा है, इसमें हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत हद तक कम हो गई है। सीड्स की अवेलेबिलिटी, हमारे लोकल सीड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास सफिशेंट है, जिससे हम अपने लोगों को, अपने फार्मर्स को फीड कर सकते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने बात की थी कॉटन के हवाले से, वीट के हवाले से, तो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हर एक क्रॉप को हमें डिफरेंट वे से देखना पड़ता है। जहाँ तक कॉटन की बात है, कॉटन का सीड सफिशेंटली अवेलेबल है। कॉटन में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कुछ रिसर्च के हवाले से नो डाउट इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसी वैराइटीज़ की ज़रूरत है जो हमारे कोप कर सके, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कह लें, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे मौसम चेंज हो रहे हैं। उस हवाले से शायद अभी जो हमारी कॉटन है वो उसको उस लेवल पे मीट नहीं कर पा रही, लेकिन उस पर रिसर्च जारी है। उस पर कुछ नई वैराइटीज़ अभी पिछले 1-2 साल में ऐसी आई हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे पिंक का बड़ा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। लेकिन अभी सकिंग पेस्ट के हवाले से कॉटन को बड़ा थ्रेट है, उसे कवर करने में हमें थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। जहाँ तक वीट के हवाले से बात है, तो वीट का जितना सर्टिफाइड सीड हमारे फार्मर्स को चाहिए होता है, मेरे ख्याल में हम उसकी तकरीबन 80% तक जो प्रोडक्शन है हम लोकल लेवल पे अपनी कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो किस कमी नज़र आ रही है वो हम समझते हैं कि थोड़ा जो एक्सटेंशन वर्क है हमारा, फार्मर को इस चीज़ पे कन्विंस करना कि उसे सर्टिफाइड सीड यूज़ करना चाहिए।
देखिए, अगर सीड की कमी हो तो इट मीन्स के कंपनीज के पास सीड अवेलेबल ना हो। अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री, लोकल सीड कंपनीज इस लेवल पे सीड प्रोड्यूस कर रही हैं कि एट द एंड उनके पास कोई सीड बच रहा है, तो इट मीन्स कि सीड, सर्टिफाइड सीड की कमी नहीं है, आगे अवेयरनेस की कमी है। उसके ऊपर भी हमारे प्राइवेट सेक्टर ने भी काम शुरू किया है, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसे बहुत जल्दी इसको भी कोप कर लेंगे। अब्दुर्रहमान, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी, सीट की एक्सेसिबिलिटी के हवाले से क्या सिचुएशन है करंटली, और जिस तरह से काशिफ साहब ने मेंशन किया R&D के हवाले से क्या चीज़ें हैं जो कि अभी पाइपलाइन में? फातिमा, यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मसला हमारा, जैसे डॉक्टर साहब ने निशानदेही भी की है, कि सर्टिफाइड सीड का बेहतर इस्तेमाल है। लेकिन इससे पहले मैं ये शुरू करूँगा कि यहाँ पर हमारे, क्योंकि ये सदियों से यही सिस्टम चल रहा है कि जो भी लोग अपने काश्त करते हैं कोई भी फसल, तो वही वो सीड के लिए भी रख देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो क्योंकि सर्टिफाइड नहीं होता तो वो पैदावार बेहतर नहीं होता, जिस वजह से वो उस फसल से भी मुतनफ़र हो जाता है। और क्योंकि ज़िम्मेदारी भी कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से भी वो ज़रूरत महसूस नहीं करता कि शहर से जाके स्पेशली जो है वो सर्टिफाइड सीड लेके आए। तो ये हुकूमत की भी जिस तरह से ज़िम्मेदारी है कि सर्टिफाइड सीड मुहैया करना, तो साथ साथ जो सीड कंपनीज़ हैं वो भी अपने मुनाफा के लिए ये काम कर रही हैं। लेकिन उनकी वजह से भी थोड़ी जो बदनामी सर्टिफाइड सीड की होती है कि अब जो बेहतर कंपनीज़ है वो अपना नाम नहीं डुबोना चाहती, वो बेहतर सीड मुहैया करती हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ कंपनीज़ होती हैं, आपको आइडिया है कि वो 2 नंबर होती हैं, लेकिन वो पैसे पूरे ले लेती हैं। फिर सर्टिफाइड सीड जब रिज़ल्ट नहीं देता तो लोग वो मुतनफ़र हो जाते हैं, उस गाँव के लोग या उस इलाके के लोग। तो ये कोई एक ऐसा बनाना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो फिल-4 जो महकमा ज़राअत की टीमें हैं वो जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साल में एक आध मरतबा कार्रवाई करती हैं, लेकिन ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है कि इन कार्रवाइयों को जारी रहना चाहिए। फिर जो इस बार जो सर्टिफाइड सीड है यूब रिसर्च के पास भी बचा रहा है। एक तो ये महंगा मिलता है फार्मर को, फिर उसको उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसमें थोड़ा जो हुकूमती लेवल पे है थोड़ा सस्ता होना चाहिए, और फिर स्पेशली जो हमारी बड़ी फसलें आ जाती हैं जिसमें गंदम है या काटन है, उसमें हमें कुछ सब्सिडाइज सीड मुहैया करना चाहिए। जो सीड कंपनीज बेच रही हैं उनको भी इत्माद में लिया जाए, या जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं वो कोई उन्हें सब्सिडाइज या कार्ड पर जब वो ख़रीदारी करते हैं तो उसमें 500,000 जो छोड़ना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों में रुझान पैदा हो। देखिए, प्राइवेट सीड कंपनीज तो अपना मुनाफा कमाएंगी, वो इसीलिए काम कर रही हैं, लेकिन ये तो हुकूमती सेक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को सब्सिडाइज रेट पर कंपनी के साथ मिलकर चीज़ें अवेलेबल करें। देखें, इसकी मैं ये मिसाल देता हूँ कि काटन इस बार कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा जो है 37% जो है वो इंक्रीज़ हुई है पिछले वर्ष की निस्बत। लेकिन जो रकबा कम हुआ है वो 15% कम हुआ है, कि 15% रकबे पर लगी नहीं है। इसी तरह से जो अभी गंदम है वो तकरीबन 70,000 एकड़ कम रकबे पर काश्त हुई है। आखिर क्या वजह है कि लोग गंदम और काटन छोड़कर जो है वो कमाद की जानब जा रहे हैं, जहाँ पर सर्टिफाइड सीड का भी इशू नहीं होता, क्योंकि उसका इधर सीड बनता नहीं है, वो उसके साथ जड़ के साथ ही उसकी जो है फसल वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा सोचने की बात है कि फिर जो हमारी हरी मिर्च है या दूसरी तमाम चीज़ें जो इंडिया से या दूसरे ममालिक से सीड इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी कीमत भी कई अरब रुपए में चली जाती है। यानी कि वो जो डॉलर कमाया जाता है इतना ज़्यादा, वो सीड की कीमतों के चक्कर में बाहर चला जाता है। तो सीड कंपनीज़ को बड़ी फसलों के साथ जो छोटी फसलें या सब्जियां हैं, मिर्च वगैरह, उनका सीड भी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। अब्दुर्रहमान, ये भी ज़रूर बताइएगा जब ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्पेशली R&D के हवाले से मैं चाहूँगी कि हम और भी बात कर पाएँ, और जिस तरह से आपने इम्पोर्ट की बात की, इम्पोर्ट के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आखिर एनुअली हम कितना खर्च कर रहे हैं इम्पोर्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटीजन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमेशा आपकी सेहत हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है, और हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स
आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करते रहें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्पेशली अगर मैं मोइज़ गुड़ के हवाले से बात करूं तो खालिस गन्ने के रस से इसको बनाया जाता है। 100% प्योर एंड नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है। एंड आई थिंक आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हम सब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता है, प्रायोरिटाइज करना चाहता है। और ज़िंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि यहाँ पर अगर आप सेहतमंद हैं तो ही तो आप अपनी आपका बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। एंड स्पेशली स्नैक्स आई थिंक हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो ऑफिस का टाइम हो, घर का टाइम हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हों या फ्रेंड्स के साथ बैठे हों। एंड स्पेशली मेरी अपनी एक वीकनेस है जो कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। ये आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, बट मेरा अपना बहुत दिल करता है। स्पेशली चाय के साथ भी कुछ मीठा लाजमी अच्छा लगता है। एंड मोइज़ गुड़ इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन इन टाइम्स के अंदर। और सबसे बेहतर मुझे चीज़ ये लगती है कि वो चाहे आप कहीं पर भी हों, इतनी हाइजीनिक पैकेजिंग होने की वजह से आप बड़े आराम से इसको जो है वो खा सकते हैं। यही सबसे मजे की बात है कि पैकिंग है, इंडिविजुअल पैकिंग्स है, और इसमें आपको अपने हाथ जो है, अगर आप मेरी तरह जर्मोफोब है तो आई थिंक आप सब रिलेट कर पाएंगे कि स्पेशली जब आप घर से बाहर होते हैं और आपके पास या तो सैनिटाइज करना पड़ रहा होता है, आपको हैंड वॉश नहीं कर पाते, तो आपका दिल होता है कि आपको ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाकर खाना पड़े। तो उसमें मोइज़ गुड़ की पैकिंग इस तरह की है कि बड़े आराम से इसको निकाल के मिनटों के अंदर खा सकते हैं, चाहे फिर आप ड्राइव ही क्यों ना करो। एंड आई थिंक ड्राइव जब स्पेशली आप कर रहे होते हैं तो तब बड़ा प्रॉब्लम होता है, और मुझे तो एटलीस्ट होता है, बिकॉज मेरा फोकस जब ड्राइव कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पे होना चाहिए, और ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके लिए भी मोइज़ गुड़ आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बड़े आराम से आप इसकी पैकिंग जो है, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही हाइजीनिक और ईजी टू लाइक यूज़ एंड हैंडल पैकेजिंग है, जो कि आप बड़े आराम से, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी हों, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों, चाहे आप ऑफिस के अंदर ही क्यों ना बैठे हो और आपको एक क्विक स्नैक की ज़रूरत हो, फिर चाहे आप किसी मीटिंग के अंदर बस जा ही रहे हो और आपको क्विक एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत हो, वहाँ पर भी आप मोइज़ गुड़ को खा सकते हैं। इसके 5 फ्लेवर्स हैं जो कि ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और ओरिजिनल हैं। एंड डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है। पर्सनली मेरा फेवरेट ऑरेंज पील है, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों आई लव एवरीथिंग ऑरेंज, और इसी वजह से मेरा फेवरेट पर्सनली ऑरेंज पील है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से, तो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जो जैसे कि मैंने कहा कि आपको दिन के थ्रू अगर लंच टाइम है या आपका आधा दिन गुजर चुका है बट आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस टाइम के ऊपर मोइज़ गुड़ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड चाहे वो डाइजेशन के हवाले से हो या फिर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, बिकॉज आई थिंक कोविड-19 की दुनिया में ये एक चीज़ हम सब ने रियलाइज़ की है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो ही बाकी सब कुछ अच्छा है। हर कोई चाहता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर, चाहे वो हम कोरोना के अगेंस्ट हो, चाहे किसी और चीज़ के अगेंस्ट, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो सब चीज़ों को फाइट करने के लिए। एंड मोइज़ गुड़ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। साथ ही साथ स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एंटीऑक्सीडेंट भी है ना, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक आजकल की दुनिया में हर कोई अच्छी स्किन चाहता है, हर कोई चाहता है कि ओवरऑल उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनकी स्किन ग्लोइंग हो, और एंटीऑक्सीडेंट का यही इफेक्ट होता है आपके ऊपर। एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग मोइज़ गुड़ जो है, चाहे एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि प्योर एंड नेचुरल गन्ने के रस से ये बना है, 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और हाइजीनिक भी है, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है कि हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं बहुत जर्मोफोब हूँ, इसलिए मैं अगर कहीं पर भी होती हूँ तो मुझे होता है कि मुझे बिल्कुल भी, और मैं आपको पैकेजिंग खोल कर भी एक्चुअली दिखा देती हूँ कि कितनी इजी जिस तरह से टॉफ़ी होती है। एंड आई थिंक हम सब रिलेट कर सकते हैं, जब हम स्कूल में हुआ करते थे और हम चाहते थे कि हम सब जो है बड़े आराम से कोई जो स्नैक है उसको क्लास में स्नीक इन कर सकें, लेकिन टॉफ़ी ही ऐसा स्नैक होती थी जो कि आप क्लास में स्नीक इन कर पाते थे। तो आप देखें मैंने पैकेजिंग एक्चुअली में ओपन कर भी ली है, और सिर्फ इस तरह से आप इसको आपको करना पड़ेगा, और बगैर आपको एक्चुअली में मेस क्रिएट किए आप इसको खा सकते हैं। स्पेशली आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको पैक कर सकते हैं। तो लाइक आई सेड बिफोर कि पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव बाय मोइज़ गुड़ कि उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो चाहे बच्चों का लंच बॉक्स हो, फैमिली गैदरिंग्स हो, टी टाइम हो, घर का वक्त हो, फैमिली का टाइम हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ आपका कोई टाइम हो, बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने गेस्ट को भी ऑफर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना तो खोल लिया है, ठीक है, तो जी आपने कौन सा फ्लेवर लिया है ये भी बता दें हमें। कोकोनट मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एंड इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप अब्दुल रहमान को भी ऑफर कर दें। तो जी अब्दुल रहमान आपने कौन सा फ्लेवर लिया? ऑरेंज पील।
ऑरेंज पील आपने भी मेरे वाला फ्लेवर ही लिया। अब्दुल रहमान हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स जो हैं, और आई थिंक आपने लास्ट टाइम सौंफ लिया था और उससे लास्ट टाइम मुझे याद नहीं, वैसे थिंक ओरिजिनल लिया था आपने। हर टेस्ट जो वो कर चुका हूँ जितने भी हैं। अच्छा, एंड अब्दुल रहमान पैकेजिंग का बड़ा फायदा होता है, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द शो कई दफा एनर्जी लेवल्स जो है वो आपके स्पेशली 11 बजे के जब हमारी ब्रेक होती है तो तब रियलाइज हो रहा होता है सबको कि अच्छा हमारी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो गई है। तो आई थिंक उस टाइम के ऊपर भी आप बड़े आराम से जो है वो स्नैक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर स्पेशली आप लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या काम के दौरान आपका भी इस तरह से होता है कि मिड डे के बाद कोई मीटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, और मिड डे के बाद मुझे पता है बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी एनर्जी लेवल्स को हाई रखना और अपनी ब्रेन को एक्टिव रखना। तो आई थिंक उस टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा आपके पास कोई मीठा स्नैक मौजूद हो तो बड़ा फायदेमंद रहता है। एंड यूजुअली जो है मीठा, हम चाहे चाय पी रहे हो, चाय के साथ भी मीठा बहुत पसंद किया जाता है। तो आई थिंक उसमें भी आपको जो है ऑप्शंस होना बहुत जरूरी होते हैं। 5 फ्लेवर्स का मतलब है कि आप अपने मनपसंद ऑप्शन को पसंद कर सकते हैं और आपको रिपीटेडली एक ही फ्लेवर के साथ स्टिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा अपना पर्सनल फेवरेट जो है फॉरएवर वो ऑरेंज पील ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि आगे बढ़ते हमारा हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अच्छे टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आए और इश्यूज के बारे में हम जरूर बात करें। ब्रेक में जाने से पहले हम सीड्स के हवाले से बात करें, तो वहीं से मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी और इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स हम अपने जो स्नैक्स हैं वो भी आई थिंक हमें छोड़ने नहीं चाहिए, खा ही लेते हैं स्नैक्स को भी। तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सीड्स के हवाले से आप बात कर रहे थे कि ऑक्शन किया जा रहा है बहुत सारी सीड्स को गवर्नमेंट की तरफ से। इस ऑक्शन का थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि क्या पर्पस है और इससे क्या फायदा या नुकसान हमें होगा। जी, आज से पहले तक प्रोसेस था, गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी नई वैरायटीज इवॉल्व करते हैं, नई वैरायटीज बनाते हैं, ये ओपन फॉर सेल होती हैं सबके लिए। गवर्नमेंट उसे सबको देती है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे सर्टिफाइड सीड उसे तैयार करता है। तो ये पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि जो भी वैरायटी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी क्रॉप की बनेगी उसको ऑक्शन कर दिया जाए, कोई एक कंपनी या एक कंसोर्शियम को कंपनियों का ग्रुप मिलकर उसको परचेज कर ले। तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमें फ्यूचर में नज़र आ रहा है, अभी उसकी एक एग्जांपल वीट की एक वैरायटी ऑक्शन हुई है, सेम टाइम पे ऑक्शन होने पर एक वैरायटी ने 80% एरिया ले लिया, एक वैरायटी जो वो 0.005% एरिया पे भी नहीं जा सकी, क्योंकि एक कंपनी जो भी उसे परचेज कर लेगी ऑक्शन वैरायटी को, उसकी जो कैपेसिटी है एक लेवल से आगे नहीं जा सकती। जब वो ओपन पर सेल होगा तो वो ओवरऑल उसका जो बेनिफिट है फार्मर्स तक भी पहुंचेगा और नेशनल बेनिफिट में भी जाएगा। लेकिन अगर उसे ऑक्शन कर किसी एक को आप स्पेसिफाई कर देंगे तो हम समझते हैं गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है कि वो किसी को इस चीज़ को ऐसे सेल करके स्पेसिफिक कर दे, किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे। गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं जब उस पर सारी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, पेज गवर्नमेंट दे रही है, तो उसे पब्लिक होना चाहिए, उसे ऐसे स्पेसिफिकली ऑक्शन नहीं होना चाहिए वैरायटीज़ को। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो इसमें साइंसदान है उनको एक तरह से ये ओब्लाइज भी किया जा रहा है, फ़ायदा भी पहुँचाया जा रहा है कि इसमें कुछ शेयर्स उन साइंटिस्ट को मिलते रहेंगे जब तक ये परचेज होती रहेगी। देखिए, इसमें कहा जाता है कि जब तक लालच मौजूद होता है तब तक जो काम करने का जज्बा है उसको भी इन्हांस किया जाता है। ये प्राइवेट कंपनीज के आगे जाने की एक वजह ये भी होती है कि इसमें साथ में आपको कई तरह के जो फायदे मिल रहे होते हैं, बिल्कुल ये कई तरह के कमीशंस मिल रहे होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, वो सरकार की जॉब में उस तरह से नहीं होते। देखिए, ये कई तरह की मिसालें दी जाती हैं अमेरिका की या मलेशिया की स्पेशली, कि जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है उसकी निस्बत कम। बाकी तमाम दुनिया में जो मेजोरिटी ममालिक है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा तनख्वाहें देता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर वो कम देता है। तो यहाँ भी हमारी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर जो PhD डॉक्टर्स हैं 18 ग्रेड के, वो सारी ज़िंदगी बेचारे 18 में रहते हैं और फिर जो उनकी पे है वो भी पे स्केल बड़ा कम होता है। जबकि जो प्राइवेट सीड कंपनीज़ या दूसरी कंपनीज़ जहाँ पर उनके जो कोलीग्स लगे होते हैं तो वो ज़्यादा पे ले रहे होते हैं, तो उसको एक तरह से ये कंपनसेट करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये एक बड़ा अहम जो है वो बीड़ा उठाया गया है कि जिसमें ऑक्शन की जाएगी, उसमें जो भी कंपनी वैरायटी लेगी उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, लोगों किसानों तक पहुंचाई जाएगी, तो उसमें कुछ कमीशन उस साइंटिस्ट को भी जाएगा जिन्होंने ये वैरायटी जो है वो बनाई है। और ये जो थोड़ा कमीशन ही होगा, ये अच्छी खासी जो है वो उसको अमाउंट मिलेगी, तो उसमें ये मज़ीद काम करने का लालच भी पैदा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई काम करे या ना करे वो उधर मौजूद भी रहता है
और इसी तरह से उसकी प्रमोशन भी होती रहती है, उसकी जो पे है वो भी इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह के अगर कुछ काम ऐसे शामिल किए जाएंगे कि जिससे उसको पर्सनल फ़ायदा मिलने का इम्कान होगा, तो यकीनन इससे काम में जो बेहतरी आने का इम्कान है। एंड अगर मैं पूछ सकूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलिंग के तौर पे कौन सी सीड्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की? इस पे जाने से पहले मैं अब्दुर्रहमान आप साहब ऐड का करना पॉइंट चाह ऑफ रहे हैं? व्यू जी, नहीं, उसमें ये था कि देखें, है थोड़ा क्रूअल, लेकिन अगर एक बंदा पर्सनल गेन ऐसे लेना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाना चाहिए, इफ ही थिंक्स कि उसे यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में। एक आदमी 35 इयर्स पे लेता है, जितनी उसकी रिसर्च है गवर्नमेंट के एरिया पे हो रही है, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, हर चीज़ गवर्नमेंट दे रही है, वो अपने पल्ले से कुछ खर्च नहीं करता। तो एट द एंड उसे उस वैरायटी के वॉल पे इट्स हिज जॉब कि उसे 35 इयर्स पे इसलिए किया गया कि नई वैरायटीज़ बनाओ। अगर वो नई वैरायटीज़ बना के प्राइवेट सेक्टर को सेल करनी है तो फिर उसे प्राइवेट सेक्टर में आ जाना चाहिए। हम भी R&D पे काम कर रहे हैं, हमारा करोड़ों रुपया ज़ाती तौर पर लग रहा है, तो अगर गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये लगाने के बाद भी बेनिफिट हमने जाके पे करना है, तो इस हवाले से थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये मॉडल अभी पिछले 2 साल में जहाँ जहाँ गया है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेल हो गया है। मतलब वो वैरायटीज़ जो पब्लिक हुई हैं, उन्होंने एरिया गेन किया है, उससे हमारी कौम को जो फ़ायदा हुआ है, फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। जो वैरायटीज़ ऑक्शन में गई हैं वो वैरायटीज़ पिट गई हैं, वो 3 साल से कहीं भी, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। बाय करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन उसे आगे सेल करने की कैपेसिटी जहाँ 700 कंपनी सेल करेंगी, जहाँ एक कंपनी करेगी, वो उस जब हम कंपैरिजन में जाते हैं तो ये हर मुल्क का एक अपना सिस्टम होता है। पाकिस्तान में ये आप बिलीव नहीं करते कि कोई भी चीज़ अगर की जाए के पीछे रीजंस प्रॉफिट के ही होते हैं। सो दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि अगर प्रॉफिट के लिए इस तरह से किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर बेटर सहूलियात दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए, फैसिलिटीज देनी चाहिए। वो बर्डन जो है ऑक्शन करके देखें, एक चीज़ पब्लिकली मुझे फ्री आ रही है, अगर मैं उसके करोड़ों रुपए पे कर रहा हूँ, वो जाएंगे किस पे? एट द एंड मैं वो फार्मर से लूंगा ना। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेट करना है, गवर्नमेंट का काम फार्मर से प्रॉफिट कलेक्शन नहीं। बिल्कुल, और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली सीड्स के हवाले से बात करें, अवेलेबिलिटी पे बात की, एक्सेसिबिलिटी पे बात की, और स्पेशली ऑक्शन किया जाता है जब सीड्स को प्रॉफिट के लिए, उस पर भी बात कर रहे थे। एंड आई थिंक ये बड़ा एक 2-वे स्ट्रीट है, जहाँ पे वन साइड पे आपको प्रॉफिट भी ज़रूरी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप फार्मर से प्रॉफिट्स ले रहे हैं तो दैट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक। और इसी वाले से मैं बात करना चाहती हूँ अब्दुर्रहमान, प्रॉफिट्स भी ज़रूरी हैं और एट द सेम टाइम फार्मर्स के लिए चीज़ों को आसान करना भी ज़रूरी है। तो इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है? देखिए फातिमा, मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं, जिसमें ये भी आजमाया जा रहा है, इसमें सब्सिडाइज भी चीज़ों को किया जाता है। फिर देखा जाता है कौन सी जो क्रॉप्स ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जब यहाँ पर ऑयल सीड के हवाले से कैंपेन चलाई जाती है तो वहाँ पर उनको काश्त करने के लिए पैसे दिए जाते हैं मुख्तलिफ प्लाट्स को। तो ये तो हुकूमत को देखना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसमें देखिए अभी कमात के हवाले से कोई भी जो है वो स्कीम चलाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। इस मरतबा सब्जियों में भी लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, तो उसके असरात अल्टीमेटली बड़ी फसलों पर पड़ते हैं। तो ये तो एक जो पूरी इसमें क्रॉप्स के हवाले से सर्वे किए जाते हैं, एक रिपोर्ट्स बनाई जाती है कि कितनी हो गई, कितनी ज़रूरी है, तो फिर उसी हिसाब से प्लान किया जाता है। अभी जो इनकी प्लानिंग जो खाद के हवाले से या दूसरे सीड के हवाले से नाकाम रही, तो उसका नतीजा हमने ये देख लिया कि इस बार जो गंदम का बहरान वो शदीद तर आएगा। और यूक्रेन से जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर क्योंकि जंग की सूरत हाल बन गई हुई है, तो वहाँ पर भी इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। कोई 70% के करीब जो है वो यूक्रेन से मंगवाई जाती थी माजी में ना, तो इस बार ये काफ़ी बड़ा मसला बन के आएगा। तो ये हुकूमत की जो सरासर इसमें नाअहली भी है, पहले से हालात को ना भांपना भी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर जो सीड के हवाले से बात की जाती है, तो अभी सीड पर जो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, GST इम्पोज की जा रही है, जो सीड इम्पोर्ट किया जाता है या यहाँ पर जो मुकामी तैयार किया जाता है, उसकी वजह से जो असर है वो भी अल्टीमेटली फार्मर पर पड़ेगा। देखें, अगर इतना महंगा सीड उसको अवेलेबल होगा तो फिर उससे वो बेहतर समझेगा कि जो उसके पास स्टोर में मौजूद है घर का सीड ही वो लगा दे, क्योंकि पहले हम यही बात करते हैं कि उसको अवेयरनेस नहीं दी जाती। अब जब इतना महंगा सीड उसको मिलेगा अवेयरनेस देने के बाद, तो फिर वो कैसे उसको इस्तेमाल करेगा। 17% टैक्स के बाद
आप अंदाज़ा कर लें कि फ़ी बोरी में कितना जो है वो इजाफा होगा। डॉक्टर काशिफ साहब बेहतर बता सकते हैं। फिर इसमें जो मुकामी तौर पर सीड तैयार होता है, बाहर से आता है, फिर इसमें कई तरह के वो टैक्सेस शामिल हो जाते हैं। तो ये एक फार्मर के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, बहुत काम किया जा रहा है। क्या कोई क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स या सीड्स भी बनाई जा रही हैं जो कि क्लाइमेट के असरात से बची रहे? हाँ जी, इस पे अब जैसे पहले भी हमने बात की थी कि वी आर एक्चुअली लेट अडॉप्टर्स। हम जो पाकिस्तानी हैं, हम किसी भी काम पे आने सोचते सोचते हैं बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन देर है दुरुस्त है वाली बात है कि इस पे वर्किंग हो चुकी है स्टार्ट। दुनिया में जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है, गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं था। ये पिछले 10 साल में ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। हर अच्छे अदारे ने, हर अच्छी कंपनी ने अपना प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग बनाया है। वहाँ पे अपने ब्रीडर्स हायर किए हैं, टेक्निकल लोग हायर किए हैं, उसके लिए प्रॉपर फंडिंग स्टार्ट कर दी है। अब इस पे हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको नो डाउट अभी कमियां होंगी, कुछ चीज़ें उस लेवल पे नहीं होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं आएंगी, लेकिन जस्ट टू फैसिलिटेट, जस्ट टू बग अप, जस्ट टू मेक पीपल इन्वेस्ट मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्हें थोड़े से अपने रूल्स को रिलैक्स करते हुए प्राइवेट सेक्टर की वैराइटीज़ को अप्रूवल की तरफ लेके जाएंगे तो इससे करेज बढ़ेगी। अब देखें अगर एक प्राइवेट सेक्टर अपना 5 मिलियन या 10 मिलियन या 20 मिलियन अपनी R&D पे लगा रहा है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन जो बिज़नेस के सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें एक बड़ी अमाउंट है। इसके बाद अगर आपको इनपुट इतनी डालने के बाद कोई आउटपुट नहीं मिलती, आपकी वैराइटीज अप्रूवल में जाती हैं, वहाँ पे जाकर रिजेक्ट होती रहती हैं, तो डिस्करेजिंग है। नो डाउट थोड़े से स्टैंडर्ड्स रिलैक्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी को ये यहाँ पे फेवर देंगे तो इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में इसके बहुत से बेनिफिट सामने आएंगे। अब्दुर्रहमान, अगर हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, कोई फिगर्स या हमारे पास एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि कितने % हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट सीड्स के हवाले से कितना है? फातिमा, देखिए अगर एक्सपोर्ट की बात है तो उसमें तो अनफॉर्चुनेटली हम सीड के हवाले से बहुत पीछे हैं। हाँ, इंपोर्ट बहुत की जाती है, जिसमें मैंने पहले निशानदेही की कि वेजिटेबल्स के हवाले से, सब्ज़ मिर्च के हवाले से, या इसी तरह से इवन जो मतलब हमारा मकई के हवाले से या ऑयल सीड्स के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से फिगर्स दिए जाते हैं फूड आइटम्स के हवाले से, तो ये कोई $1 अरब से जो है वो क्रॉस कर जाती है सिर्फ सीड के हवाले से। जो मुख्तलिफ सीड्स हम बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, और उसमें अगर एक्सपोर्ट के फिगर्स देखें तो वो बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि इस हवाले से बाकी ममालिक से काफ़ी पीछे हैं। पहले इंडिया से चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की जाती थी, वहाँ पर पाबंदी लगी तो इधर ज़्यादा जो है वो हमारे पैदा करने के हवाले से शऊर उजागर हुआ या ज़िम्मेदारियाँ बनी। फिर हमारे जो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, श्रीलंका से की जाती हैं, दूसरे मतलब मलेशिया से ऑयल के हवाले से, ऑयल सीड के हवाले से इंपोर्ट की जाती हैं। तो ये जो इंपोर्ट का फिगर हमारा वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है कि वो $1 अरब भी क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह से अगर एक ज़राई मुल्क इतनी ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है तो फिर उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट मईशत पे भी पड़ते हैं, और जो उसकी वजह से महंगाई है वो भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज का डिस्कशन आगे चलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकेगा, स्पेशली फार्मर्स के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट के। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि इस सेगमेंट के दौरान मेरी कोशिश होती है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से लाजमी तौर पे बात करें। आज की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, इतने काम होते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी घर के काम, कभी फैमिली के काम, कभी बाहर के काम और कभी जॉब से रिलेटेड काम, चाहे पढ़ाई हो, हर जगह पे ज़रूरी है कि अगर आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को रीच करना चाहते हैं, तो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर लाजमी तौर पे ध्यान दें। सिर्फ 5 से 10 मिनट अपनी डेली रूटीन में से निकालना शुरू करें। वॉक करें, मेडिटेट करें, योगा करें, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो स्टार्ट करना शुरू करें। एक नई हॉबी को स्टार्ट करें, चाहे जिसमें पेंटिंग शामिल हो, गिटार सीख लें, म्यूजिक सीख लें, लेकिन इन एन ओवरऑल सेंस अपने आप को मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश करें। और आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस पर इसका कितना फर्क पड़ता है। और चाहे वो जो भी चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपके एम्बिशंस है, पैशंस है जिनको परस्यू करना चाहते हैं, उनको भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ना कि अगर आप हमेशा एक स्ट्रेस
की सिचुएशन में रहते हैं तो वो जो चीज़ें बड़ी आसान हैं वो भी मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे डाइट का बहुत इम्पैक्ट होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कुकिंग ऑयल के हवाले से, क्योंकि इसका इंतखाब हर डिश पर इम्पैक्ट करता है कि आपकी डिश किस तरह से टर्न आउट करेगी। अगर मैं सलवा के हवाले से बात करूं तो सलवा बनास्पति और सलवा कनोला ऑयल के अंदर विटामिन ए एंड विटामिन डी का बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड शामिल है। साथ ही साथ सलवा 100% वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया है। ये सलवा बनाने वालों का दावा है। सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि इसके अंदर ओमेगा भी मौजूद है, जो कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेहत के लिए और किसी भी कुकिंग ऑयल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, तो जब भी आप कोई डिश तैयार कर रहे हो तो उसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं किसी भी डिश के लिए। और ऑफ कोर्स जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं स्टोर से, कोशिश क्या करें कि उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ा करें कि क्या चीज़ शामिल है, क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और कुकिंग ऑयल के हवाले से जैसे मैं बता रही थी कि सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है, कोई मॉडर्न रेसिपी है, आप सलवा का इस्तेमाल करके से बना सकते हैं। 100% प्रिसिशन के साथ आपकी डिश बन जाएगी। एंड प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिश के लिए, बिकॉज आपकी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन आपका कुकिंग ऑयल अच्छा ना हो तो आपकी डिश अच्छी टर्न आउट नहीं करेगी। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है कि आज की दुनिया में हर कोई लो इन कैलोरी खाना खाना चाहता है। सलवा बनाने वालों को ये दावा है कि कुकिंग ऑयल बहुत ही लो इन कैलोरी है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी। आप खाने भी इंजॉय कर पाएंगे, ना आपको खाने पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ना ही आपको अपनी फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज अ विन विन सिचुएशन, स्पेशली आज की दुनिया पर जहां पर हर कोई चाहता है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखे, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली चाय के हवाले से बात करूं तो आपको पता है कि चाहे हमारे घर का टाइम हो, चाहे बाहर फ्रेंड्स के साथ टाइम हो, चाहे हमारी कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो या फिर कोई घर या फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स हो, चाय हमारी हर जगह पर आपको जरूर मिलती है। और चाहे हम पाकिस्तान में हो, चाहे हम किसी और मुल्क में हो, आई थिंक इवन हम लोगों ने बाहर के ममालिक में जाके चाय इंट्रोड्यूस करवा दी है, जहाँ पे कॉफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती है। स्पेशली अगर मैं डीएटी के हवाले से बात करूँ तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ से इसको तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। डीएटी की 2 क्वालिटीज मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो कि येलो पैकिंग है। अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स रेड पैकिंग के अंदर अवेलेबल है। दोनों की ग्रेट वैल्यू पैक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड आप जानते हैं कि जब भी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, इनफैक्ट जब भी हम जाते हैं तो कभी भी ग्रोसरी पे वो खत्म नहीं होती है और हजार और चीजें जो है वो हम जरूर लेकर आते हैं। और डीएटी चाहती है कि आप लोग जो भी आपकी बचत है वो भी हो जाए और आपकी जरूरियात नेसेसिटीज भी आप लेते हैं, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा शॉपिंग आप करना चाह रहे हैं वो भी आपके बजट के अंदर अंदर ही हो जाए। इसलिए डीएटी को आपके बजट का बहुत ख्याल है। डीएटी बनाने वालों को भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को माइंड में रख के टेस्ट किया जाता है, सैंपल किया जाता है, जिसकी वजह से ये कंपनी सबसे ज्यादा अपने कस्टमर्स के साथ दिल से करीब है, दिल से जुड़ी हुई है। प्रॉफिट कमाना ज्यादातर कंपनीज का मकसद होता है, लेकिन जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को जहन में रख के काम करती है और प्रोडक्ट को बनाती है तो आई थिंक वो ज्यादा अपने कस्टमर्स के साथ ज्वाइन कर पाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कर पाते हैं और स्पेशली एक रिलेशनशिप बन जाता है, जैसे कि डीएटी का रिश्ता एक बन गया है सब कस्टमर्स के साथ। जो लोग डीएटी का इंतखाब करते हैं एक दफा, उसके बाद वो किसी भी और चाय की तरफ जो है वो नहीं जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मैं जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हमारा किचन के सेगमेंट जारी था, जहाँ पे हम हमेशा आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी शहर का। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लॉयर्स मौजूद हैं और हमेशा ऑनेस्टी की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है और हमेशा कोशिश रहती है कंसिस्टेंट हमारी लॉयर कम्युनिटी की तरफ से कि जितना हो सके चीज़ों को आसान बनाया जाए और मुजरिमों को पकड़ा जाए और जस्टिस शुड बी सर्व्ड इन एवरी सिचुएशन। और हमेशा लॉ
के हवाले से इम्प्रूवमेंट चीज़ों में आती रहे। आज उसी वाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना फोकस जो है स्पेशली नए लॉयर्स की तरफ रखें, जो आज के नौजवान हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, आगे उनका क्या स्कोप है, किस तरह का करियर वो डेवलप कर पाएंगे और सोसाइटी में उनका क्या इनपुट होगा। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट इश्यूज जो कि लॉयर्स को फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में भी बात करें हमारे मुल्क के अंदर। और आई थिंक आज एक और चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो फीमेल लॉयर्स के हवाले से होगी, बिकॉज आई थिंक एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अब इवन दो चीज़ें बेहतर होती हुई तो नजर आती हैं, बट हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। तो उस हवाले से भी आज हम जरूर बात करेंगे। और फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगी, कहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और चीज़ें आगे चलते हुए कुछ वक्त में किस तरह की होंगी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में इस डिस्कशन के लिए। तो मैं आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ चौधरी मोहम्मद बिलाल अशरफ मौजूद हैं जो कि सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ चौधरी यासिर हयात चट्ठा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। आई थिंक डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए स्पेशली बात कर लेते हैं आज के नौजवानों के हवाले से, बिकॉज हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू नौजवान नस्ल के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंकरेजिंग बातें हों, उनको अगर पर भी इंकरेजमेंट मिल सकती है वो भी हो, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है उसके हवाले से भी हम जरूर बात करें। आज के जो नए लॉयर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्या अपने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है जो कि आप चाहेंगे कि उनको पता होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो नई नस्ल है उनको यही बताएंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो रातों रात नहीं हो जाती। वो इज़्ज़त हो, वो मशहूरी हो या कोई भी चीज़ है, कामयाबी है, उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। वो कोई स्टोरी नहीं पढ़ता, सिर्फ उसकी कामयाबी को देखता। तो हम जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको यही हमारा पैगाम है कि आप मेहनत करें, सब्र करें और कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो इसके लिए यही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उन्हें यही समझाते हैं जी, प्यार मोहब्बत के साथ अपना फोकस जो वो इल्म के ऊपर रखें, सीखने पे रखें। अगर लॉयर्स के हवाले से बात करें, आज जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सर्कमस्टांसेस कितने आसान या मुश्किल है कंपैरेटिवली आज से 20 साल पहले से? देखें, अब दिन ब दिन हमारा जो लॉ है हमने बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। मतलब पहले लॉ ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन लॉ हो जाता था, ठीक है। इसको मज़ीद स्क्रूटनाइज करने के लिए अब लैट और गैट टेस्ट भी हमने अरेंज कर दिए। इसके बाद अब कारपोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आ गया। टैक्स जो है हर डिपार्टमेंट में टैक्स की अमेंडमेंट्स इस गवर्नमेंट ने की हैं। इसलिए अब मेरे ख्याल से जो वक्त गुजर रहा है, लॉ सिर्फ ज़रूरी नहीं वकालत के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर बंदे को लॉ करना चाहिए, कानून को समझना और जानना चाहिए। इसलिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है लॉ की, खुसूसी तौर पे कॉरपोरेट सेक्टर और टैक्स सेक्टर भी। एंड अगर हम बात करें बैरिस्टर जो लोग बनना चाहते हैं या CSS में बहुत सारे लोग लॉ पढ़ने के बाद चले जाते हैं या प्रैक्टिस करने की तरफ आ जाते हैं, तो इन सब में से स्कोप सबसे ज़्यादा किस तरफ नजर आता है? देखिए, जो लॉ पढ़ते हैं उनको ज़्यादा तो लॉ की ही वो समझ बूझ रखते हैं। CSS में जो जाते हैं या सीनियर वो सिविल जज की तरफ या सेशन जज की तरफ वो एग्ज़ाम देते हैं, तो मोस्टली वो चूँकि जो आप पढ़ रहे होते हैं वही आपने एग्ज़ाम देना होता है। तो मोस्टली तो हमारे जो लॉयर हैं वो जजेस ही बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ देना है, चाहे हम वकील हूँ या जज हूँ। तो हमने इंसाफ को जो है वो आसान और लोगों को जो है उनकी दहलीज तक पहुँचाना, ये हमारा काम है, वही कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर हम औरतों के मसाइल के हवाले से बात करें, डिफरेंट डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशंस हमें नज़र आती हैं कई जगहों पे, चाहे वो फाइनेंशियल मीन्स का होता है जहाँ पर कट ऑफ कर दिया जाता है, या बच्चों की डाइवोर्स के बाद बच्चों के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज नजर आते हैं। तो क्या फैसलाबाद शहर में इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं फीमेल से रिलेटेड या कम है? देखिए, सिर्फ फैसलाबाद शहर नहीं, ये ऑल ओवर द कंट्री ये केसेस भी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन फैसलाबाद में डे केयर सेंटर्स भी बनाए गए। इन केसेस में जो बच्चे आते हैं उनके लिए डे केयर सेंटर्स हमारी कोर्ट्स में मौजूद हैं। उनकी पूरी लुक आफ्टर भी की जाती है। कोशिश यही की जाती है कि ये मामला सुलझाए जाएं, यहाँ तक नौबत ना पहुँचे।
लेकिन सोसाइटी इस नहज पे पहुंच चुकी है कि ये रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये सिर्फ रोल वकला का नहीं है, पूरी सोसाइटी में हर डिपार्टमेंट को, हर तबका फिक्र को ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को कवर कैसे किया जाए। और जहाँ तक खवातीन की बात है, हमारी बार में मेरे ख्याल से 500 से 600 लेडीज़ लायर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो दिन ब दिन ये चीज़ भी इम्प्रूव हो रही है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है, ऑल ओवर दी कंट्री, बल्कि इनफैक्ट देखा जाए ये पूरी वर्ल्ड में ऐसे ही है। सिर्फ ये है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, इनमें ज्यादा प्रमोट ये चीज की जाती है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की ये चीज मंजर आम पे नहीं आती। अगर हाई कोर्ट बेंच के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद शहर में अभी तक क्यों नहीं बन सका? ये एक बड़ी दुखती रग है और ये एक बड़ा हार्ट इशू है जिसको कई दफा जो है वो बेचा गया है। 2 करोड़ का शहर है, मोस्टली हमारे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में फैसलाबाद के, और इस अवाम को इंसाफ से दूर रखने की एक घिनौनी साजिश है। हमारी कोशिश है और हम मुशावरत कर रहे हैं अपनी पूरी डिवीजन के साथ कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए जिससे हमें हाई कोर्ट का बेंच मिले। तो उसमें हमारी मुशावरत अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और कोशिश करेंगे कि हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस बात को समझ जाएं कि ये ज़रूरत है। और मैं सिटी 41 के हवाले से ये कहूँगा कि ये मेरा पैगाम पीएम साहब तक भी पहुँच जाना चाहिए कि उन्होंने 2016 में वो हमारी बार में आए थे, जब वो पीएम नहीं थे, तो उन्होंने भी एक वादा किया था कि मैं डिवीजन की लेवल तक जो है वो हाई कोर्ट बेंचेस दूंगा। तो बेहतर इंसान वही है जो अपने वादे की पासदारी करे। तो पीएम साहब को भी चाहिए कि वो अपने वादे के मुतालिक सोचें कि जो उन्होंने वादे किए हुए हैं उनको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि वादों के मुतालिक जो है ना वो ज़रूर पोश होना है। क्या रुकावटें आपको नजर आती हैं? रुकावटें ये हैं जी, जिस तरह सदर साहब ने फरमाया, पीएम साहब इलेक्शन से पहले आए थे। आपने याद कराया पीएम साहब? बिल्कुल उनको करवाया। उनका भी यही होता है रुकावटें, क्योंकि ये सिर्फ वकला का मसला नहीं है। जिस तरह के ये 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच होना इस अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वकला से ज़्यादा। लेकिन इस जिद्दोजहद में हमें वकला के साथ आम शहरी, कारोबारी तबका, मीडिया और ख़ासकर जो हमारे सिटी के पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एमएनए एमपी, तमाम जमातों के, कता नज़र के उनका तल्लुक किस सियासी जमात से है, उन सब का एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे वही सियासत, जिस तरह इन्होंने बताया कि बहुत दफ़ा ये तहरीक बिक चुकी, ज़ाती मफादात सियासतदानों के, बिजनेसमैनों के, वो इस वजह से ये पाया तक मील तक नहीं पहुँच सका। आपको लगता है इसमें पर्सनल एजेंडा है लोगों को? हो जाता है। पहले इलेक्शन से पहले सब मामला तो और तरह के होते हैं, इलेक्शन के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आपको लगता है कि पीएम साहब की प्रायोरिटीज चेंज हो गई? बिल्कुल हो जाती है। सिर्फ इन पीएम साहब की नहीं, मैं खुल के बात करूंगा, इससे पहले जो लोग थे उनकी भी इलेक्शन से पहले बात और थी, वो भी वादा करके गए थे, लेकिन ये इलेक्शन के बाद उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आपके ख्याल में क्या रोड ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से ये बेंच नहीं अभी तक बन सका? जो लोग, जो अदारे अवाम को सुख का सांस नहीं देना चाहते, वही रुकावट है। और ये कौन से अपने छोटे छोटे मुफाद की खातर जो है वो इतने बड़े लोग, 2 करोड़ की अवाम है, वकला का उसमें ऐसा मतलब वकला को क्या मिलेगा? वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट बेंच हो ना हो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसको होगा? पब्लिक को फायदा होगा। जो सुबह सुबह उठ के जो हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां से क्या होता है, तारीख हो गई है, चले जाए। मतलब इसके लिए आपने पूरा दिन जो है वो आप देखें, शोर कोर्ट से शुरू करें और यहां तक आए, लोगों को देखें किस हाल में वो बेचारे जो हैं वो लाहौर पहुंचते हैं। और आप गरीब की बात करें, उनके पास तो किराया तक नहीं होता हाई कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट का वकील करने के लिए पैसे नहीं होते। तो उसके लिए यह है कि जब तक किसी जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उनके अंदर ये बात नहीं आएगी कि हम अकाउंटेबल हैं, हमारे नहीं अल्लाह के, कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, तब तक ये काम नहीं होगा।
और हम इंशाल्लाह उसमें जो है हमारी पूरी कोशिश है, हम मुशावरत कर रहे हैं। और जब हम निकलेंगे तो मतलब ये लोगों को पता होना चाहिए कि इस मौजूदा कैबिनेट में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो अल्लाह के फजल से या कोई बिकने वाला हो। आपने कहा निकलेंगे, या कोई आप लोगों की प्लान्स है इस हवाले से? देखें, लाहौर शहर, पिंडी और इस्लामाबाद की 10 मिनट की ड्राइव का फ़र्क है। पिंडी में भी हाई कोर्ट बेंच है, हालांकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी, प्रायोरिटीज थी, हो गया। लाहौर में जो पेंडेंसी है, अगर 100% केसेज हैं, 60 से अबव % केसेज इस डिवीजन के, इस एरिया के हैं, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मैनचेस्टर है, ये इंडस्ट्रियल सिटी सारा इधर है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इधर है। लोग चाहते ही नहीं कि लाहौर से इधर हाई कोर्ट बेंच बन जाए। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि रेवेन्यू सारा यहाँ का लाहौर जाता है। ठीक हो गया। हालांकि अगर इधर हाई कोर्ट बेंच बन जाए, पेंडेंसी खत्म हो जाएगी लाहौर के 60% की, लोड खत्म हो जाएगा। जो लोग साला साल इंसाफ के असूल के लिए खज्जल खराब होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि फैसलाबाद को महरूम रखा जाए और यहां का रेवेन्यू भी उधर ही जाए। ये ऐसी लॉबिंग्स है जो कि चाहती नहीं है कि ये शहर भी मजीद तरक्की करे। इसलिए सबको मिलकर सोचना होगा, कारोबारी तबके को भी, सियासतदानों को भी फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज को रखना होगा। क्या कहेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका? बातचीत? कोई भी मसला जो है वो बातचीत के बगैर हल नहीं होता। लड़ाई झगड़ा या एहतजाज, वो इश्यूज जो हैं उनको आप कर तो सकते, हाईलाइट तो कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते मसले को। मसला हल जो है वो बैठ के ही आपने करना होता है। लेकिन चूंकि इस मसले को जो है वो समझने में जो है वो कान बंद हैं, आंखें भी बंद हैं, तो समझाने के लिए शायद कुछ करना पड़े। अगर एहतजाज के हवाले से बात करते हैं, क्या प्लान्स होंगे या कोई टाइमलाइन है? बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरह बिलाल भाई ने फरमाया कि बातचीत की जाएगी, कोशिश की जाएगी। अगर ना हुआ फिर हक हासिल करने के लिए, जायज़ हक हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बार के हवाले से बात करें, क्या मसाइल हैं इस वक्त लॉयर्स के? एक्चुअली होता ये है कि हर जो है ना वो चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। और हम हर बड़े वकील को समझते हैं कि जिस तरह ये इसकी लाइफ है, इसी तरह जो दूसरे सब लोग हैं वो ऐसे ही जी रहे हैं। वो लॉयर हूँ, कोई भी कम्युनिटी हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी बंदा है, तो यही समझता है जी कि ये सारे एक जैसे ही हैं। हालांकि उसमें ऐसे नहीं है। जो बड़े बड़े वकील हैं, वकला साहबान हैं, उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो और है। और मोस्टली मैं समझूंगा 95% वकला जो हैं वो बिल्कुल प्योर अपना हक हलाल का जो है, बाकी भी सारे 5% भी हक हलाल के अपनी फीस लेते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल पिसे हुए होते हैं कि उन्होंने अपना किस तरह से जो चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो उसमें यह है कि हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने वकला के लिए जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हम करते हैं। उसके लिए अभी गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है सेहत कार्ड के हवाले से कि हमारे वकला को दें। और मैं यहाँ जो है वो उनको किप्स कॉलेज वाले जो हैं उनको उनका नाम लेना ज़रूर जो है ज़रूर लूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ये मेहरबानी की है कि वकला को और वकला की फैमिलीज़ जो है, मतलब बच्चे जो हैं, उनको 75% डिस्काउंट किया है। तो मैं 41 के तवसत से फिर उनसे कहता हूँ कि आप हमें अपनी जो आपकी एकेडमीज़ हैं उनमें भी हमारे वकला की जो बच्चे हैं उनको डिस्काउंट करें। हमारा तो, मेरा भाई है यासर, हमारा पहले दिन से एक ही मकसद है कि हम अपने वकला के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो करें। और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जो है वो काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है। फैसलाबाद शहर से जो रिलेटेड लॉयर्स हैं, एक कुछ मसाइल तो आपने हाईलाइट भी किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा चीज़ें जैसी दिखती हैं और वैसी नहीं होती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड्स
टू एनीथिंग, स्पेशली फैसलाबाद बार के हवाले से लॉयर्स के और क्या मसाइल हैं जिन पर फौरी तौर पे देखिए, यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैसलाबाद में बहुत देर हो गई, मेरे ख्याल से 15, 20, 25, 30 साल हो गए हैं, नई हाउसिंग कॉलोनी कोई भी नहीं मिली। 15, 20 साल हो गए। सबसे अहम मसला हाउसिंग कॉलोनी का। इसके अलावा हमारी बार में हमने खुद एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है। हॉस्पिटल होना चाहिए वकला का, स्कूल होना चाहिए वकला का। इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं, हमारी सीपीओ साहब से भी मीटिंग हुई है, सदर साहब की भी, हमारी भी, कि खिदमत मरकज़ कायम किया जाए जो कि बार के अंदर हो। वकला को पुलिस से रिलेटेड जितनी भी सहूलियात हैं वो बार के अंदर मिल जाए। अल्लाह करे ये बात हो जाए। ये सिर्फ हाई कोर्ट में है, इसके अलावा और किसी डिस्ट्रिक्ट बार में नहीं है। अल्लाह करे ये हो गया तो ये मेरे ख्याल से हमारी कैबिनेट की, सदर साहब की सरबराही में बहुत अच्छी और बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसमें मैं यासर भाई को इंटरप्ट करता हूं कि सीपीओ साहब ने मेरे साथ वादा कर लिया है। मैं उनको जो है ना जी सलूट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया कि वो हमें खिदमत मरकज़ दे रहे हैं जी। और उसके साथ हम यंग वकला के लिए जो उनका ये हमारे चैम्बर्स का मसला है, उसके लिए भी हम कमिश्नर साहब से बात की है कि वो हमें जगह दें ताकि हम उनको अपने यंग वकला को जो है वो चैम्बर्स, और जिस तरह भाई ने कहा है कि हाउसिंग सोसाइटी, मतलब सब जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वकला की नहीं है। हैं तो मतलब 20-25 साल से वो एक दे दी तो आप बस आप भुगते रहें। तो इस तरह जो है स्कूल और उसमें हॉस्पिटल, ये बुनियादी चीज़ें हैं, करने वाली तो गवर्नमेंट की होती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब जिस वक्त से ये मुल्क बना है, बातें ही हुई हैं, काम तो मतलब जिसने किया उसने, अल्लाह उसका भला करे, जो थोड़ा बहुत उसने कर दिया। तो उसमें फिर जो सोसाइटी में जो हम जैसे लोग हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से अपना हक जो है वो हासिल कर लें। बिल्कुल, अपने हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी मेंशन किया, क्या करंट प्रोग्रेस है इस हवाले से? इसमें जी सदर साहब की भी और हमारी भी मीटिंग्स हो रही हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। पेपर वर्क हो चुका है, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कर्म करेगा जल्द ही खुशखबरी मिलेगी हमारी बार को इंशाल्लाह ताला। एंड जजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद बार में अराउंड क्या लॉयर्स की और जजेस की क्या परसेंटेज है इस वक्त? मेरे ख्याल से फैसलाबाद बार में अब 4500 वकला है और टोटल 70, 80, 90 जजेस होंगे, जिनमें सिविल जजेस, एडिशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 7 स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का ना सबसे पहले एक चीज़ पे हम मुतफिक हैं पहले दिन से, मेरिट। कता नज़र इसके कि हमारा कोई पॉलिटिकल मुखालफ था, है, नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद हमारा मौक़िफ़ एक मेरिट देखना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वकला के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन वो गलत हैं। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर हों, वकला हों, लेकिन रेशो बहुत कम है। सिर्फ एक इमेज लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कता नज़र इसके मेरिट पे, और ख़ुसूसी तौर पे हमारे सेशन जज साहब भी, सीपीओ साहब भी, डीसी साहब, कमिश्नर, उनसे भी यही बात है कि मेरिट पे हम बात करेंगे और उनका हमारे साथ तावन भी बहुत अच्छा है और हम मेरिट से इंशाल्लाह हटेंगे नहीं। बिल्कुल, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पेशली एसोसिएशन के आगे के क्या प्लान्स हैं और किस तरह की तब्दीलियां हमें फैसलाबाद शहर में होती हुई नजर आएंगी, इस हवाले से बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल टाइम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली फैसलाबाद बार के हवाले से बात कर रहे हैं। आखिर क्यों अभी तक फैसलाबाद शहर में हाई कोर्ट नहीं बन पाया है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब ज़रूरत भी है और इतने सारे लोग लाहौर ट्रैवल करते हैं, बार बार वहाँ पर जाके लॉयर्स भी हायर करते हैं, वही रेवेन्यू अगर फैसलाबाद शहर की तरफ रुख कर ले तो कितना बेहतर होगा। स्पेशली अगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी बात करें, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ से लोगों को लाहौर जाना पड़ता है, उनके लिए भी कितनी आसानी पैदा होगी अगर फैसलाबाद शहर के अंदर हाई कोर्ट बेंच आ जाए। लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सके। उसके बारे में बात की हमने ब्रेक में जाने से पहले। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं स्पेशली अगर फैसलाबाद बार के हवाले से बात करूं तो एसोसिएशन के आगे चलते हुए क्या प्लान्स हैं, क्या आपने सोचा हुआ है कि एसोसिएशन होती है इसलिए, देखें हमारे भाई ने जिस तरह कहा 4,500 5,000 वकला हैं, तो हर बंदे ने अपने मसले के लिए जो है वो जाना नहीं होता। मतलब एसोसिएशन इसीलिए होती है कि वो अपने पूरी जो कम्युनिटी है उसकी जो है वो नुमाइंदगी करे। हमारे मसाइल मैंने पहले भी आपको बताया है कि
हमारे वकला का सबसे जो पहला मसला ये होता है कि उनके बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन हो, उनकी जो है वो सेहत के हवाले से उनकी प्रायोरिटी हो, मतलब कोई डिस्काउंट सिस्टम हो, और उसके अलावा अदालतों में या कहीं और कोई मसला होता है तो उसमें उनको उनके साथ जो है वो इज्जत का मामला पेश आया जाए। यही हमारी पहले दिन से जो है वो हम बात करते हैं कि इज्जत विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है, और हम ये नहीं कहते हमारा और नजरिया है, हमारा नजरिया इज्जत करो, इज्जत करवाओ। हम जब अपनी इज्जत की बात करते हैं तो इट मीन कि हम अगले बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। होता यह है कि हमें कानून का पता है, कहां पे लॉ क्या बात कह रहा है। जो भी अदारे हैं वो हम ये समझते हैं वो हमारे जो हैं वो हमारे टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, वो हमारी खिदमत के लिए हैं, हम पे हुक्मरानी करने के लिए नहीं है। तो ये फर्क है लॉयर में, एक वकील में, एक एडवोकेट में, और एक आम उस आदमी में जिसको ये नहीं पता कि ये आप पे हुक्मरान नहीं है, ये आपकी खिदमत गुजार है। बिल्कुल। अगर अवाम के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि जनरल पब्लिक अवेयर है अपने हकूक के हवाले से, लॉज के हवाले से, कहां पर उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है? मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक अवेयर नहीं है। नहीं है अवेयर। यही डिफरेंस है वकला में और जनरल पब्लिक में, जो आमतौर पर एक परसेप्शन बनाया गया ना कि वकला में एग्रेशन ज्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये है उनको अपने हकूक का पता है। जहां पे उनको हक नहीं मिलता वो फिर एग्रेशन नो डाउट होता है, जनरल पब्लिक को नहीं है। बस यही डिफरेंस है। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं लॉ की एजुकेशन मेरे ख्याल से स्पेशली हर बंदे के लिए जरूरी है, ताकि उसको अपने हकूक का पता हो। और इसमें सिर्फ हकूक नहीं है, अगर लॉ की एजुकेशन हासिल की है मेरे ख्याल से फ़राइज़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बंदे के। मेरा ख्याल यह है कि हम पे जो वकला हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी लागू हो जाती है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन की पासदारी क्या करें। ये एग्रेशन सही है? सही समझता है? जायज हद तक सही है। जायज हद तक हाँ, सही है। अगर ये बाज़ औक़ात एग्रेशन बहुत एक्स्ट्रा हो जाए वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन जायज हक के लिए जो एग्रेशन है वो सही है। कहां तक जायज हक के लिए एग्रेशन सही है? मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़ा एग्रेशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है। अपने हक के लिए हर हद तक जाना, हर डिपार्टमेंट में जाना, ये जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए, अपना हक हासिल करना चाहिए। क्या कहेंगे उन लॉयर्स से जो कि तशद्दुद पर उतर आते हैं? गलत है, इंतहाई गलत है, नहीं होना चाहिए। मैंने आगे आपको बोला कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चंद लोग जो होते हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटी का इमेज खराब करते हैं। बाकी माशाल्लाह हमारी फैसलाबाद बार के वकला बड़े सिविलाइज्ड वेल मैनर्ड हैं। ऐसे हमारे फैसलाबाद में बहुत रेयर चांस होते होंगे कोई लड़ाई झगड़े का वाकया होता होगा, वो भी ज्यादातर हमारे वकला में से नहीं होते। वकला का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वकला होते नहीं है, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। लेकिन हम हर तरह से कंडेम करते हैं किसी भी तरह के इस तरह के लड़ाई झगड़े गैर कानूनी फेल को हम कभी ना सपोर्ट किया है ना करेंगे। ऐसे लोगों को जो तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं, रुख करते हैं, उनको निकाला क्यों नहीं जाता? अकाउंटेबल क्यों नहीं है? अकाउंटेबल जरूर होते हैं, नजर नहीं आते कि अकाउंटेबल हुए। जो भी मसला होता है, तशद्दुद कोई भी इख्तियार करे, आपको हमारे वकला में तो नजर नहीं आएगा। हम उनके लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, हम उनको फाइन कर देते हैं, लेकिन चूंकि वो आपको नजर नहीं आ रहे होते इसलिए आप उनकी बात नहीं करते। इसी तरह पुलिस में जब पुलिस वाले को सजा मिलती है तो महकमा पुलिस को पता होता है, या जहां से वो बंदा उसको ट्रांसफर करेंगे उन लोगों को पता होगा यहां से ट्रांसफर होगा इस वजह से। तो हमारा चूंकि पब्लिक के साथ इस तरह का होता नहीं है, हम किसी भी मतलब इस तरह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है जिसको हम जवाब दें। हम समझते हैं हम अल्लाह को जवाब दें और उसी लिए हम आज़ाद शहरी हैं। यही हमारा और आम पब्लिक का फ़र्क है। आम पब्लिक समझती है चूंकि ये मुल्क, ये खिता जो बरे सगीर है, हजार साल से जो है वो गुलाम है, और वो सोच गुलामी वाली आज तक हमारी नस्ल में से नहीं जा रही। और जो बंदा भी उस गुलामी के खिलाफ बात करता है उसको कहते हैं ये बागी है। तशद्दुद तो कहीं भी जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है
तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमारे दीन में तशद्दुद का कोई जवाज़ ही नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर लोग लड़ाइयों पे उतर आते हैं। वुकला तो एज एन एग्जाम्पल तो लोगों को बताना चाहिए। आपने कहा कि अवाम को यूजुअली पता नहीं चलता, ये क्या ज़रूरी एस्पेक्ट नहीं है कि अवाम के दरमियान, लॉयर्स के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए? इनफैक्ट एक हमारी सोसाइटी की बात यह है, कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ये बात जायज़ है, लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। अगर कहीं वायलेंस का थोड़ा सा मैटर होगा, वो मीडिया पे आएगा, उसको हाइप भी क्रिएट होगी, लोग देखेंगे भी, लोगों के पॉजिटिव चीज़ को लोग इग्नोर कर देते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो इग्नोर की जाती हैं। इस वजह से ज़्यादा लोगों के जहन में ये आ गया कि वुकला तशद्दुद करते हैं, तशद्दुद पसंद हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। कुछ लोगों की वजह से ये एक इमेज बन गया। जी जी बिल्कुल, ये है, बात दुरुस्त है। मतलब मैं खुल के बात करता हूं, लाहौर में एक वाकया हुआ था। जी जी बिल्कुल। आमतौर पे वुकला इस तरह करते हैं, वुकला के बारे में कोई भी बात हो तो वो उसको डिफेंड करते हैं, लेकिन सच सच है। लाहौर में वाकया हुआ था हॉस्पिटल वाला, वुकला ने हॉस्पिटल पे अटैक किया, ठीक है, वो गलत था। मे बी इस प्रोग्राम के बाद हम जाएंगे, बहुत सारे वुकला कहेंगे कि आपने ये बात, क्योंकि हम वुकला हैं, गलत, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हॉस्पिटल पे तो जंगों में भी हमला नहीं किया जाता, वो हुआ, वो गलत था, उनके ऊपर केसेस भी बने, उन्होंने फेस भी किए, ठीक हो गया। लेकिन वो जो बाद में केसेस बने, जो फेस किए, वो मीडिया में नहीं दिखाए गए। पहले वाली एक साइड पिक्चर के दिखाई मीडिया ने कि हमला हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन दूसरी साइड नहीं दिखाई गई। इमेज को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? इमेज मतलब जिस वक्त से हम आए हैं, हम अपने वुकला के इमेज को अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात अपने वुकला को बताई है, अदारों को बताई है, रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो भी जजेस साहबान हैं उनसे हमारी बात हुई है, CPO, RPO साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, पागल कोई नहीं होता। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, भाई की इज्जत कर रहा हूं, तो पागल नहीं है कि वो मेरे साथ जो है वो बदतमीजी करेगा। तशद्दुद या इस तरह की बातें तब होती हैं जब आप तो इज्जत कर रहे हैं, आगे से वो बंदा कोई कहीं से वो घर से जो है नाराज होकर आया होता है, तो आगे से फिर मामला खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इमेज हम तो बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक वाकया हुआ था, ये जो वुकला और पुलिस वाला, तो उसमें मेरी पहले दिन भी एक ही बात थी, जब मैं अपनी कैंपेन कर रहा था और जीतने के बाद भी मैंने एक ही बात की है, मैं हक के साथ खड़ा हूंगा। वो मेरे वुकला हों या कोई गरीब आदमी हो, अगर गरीब आदमी भी हक पे है तो मैं उसके साथ हूं। बेशक वो मेरे किसी वुकला के किसी सिंगल वकील या किसी ग्रुप के खिलाफ भी हो गई बात होगी, अगर वो नाजायज हैं तो वो नाजायज हैं। जायज जो बंदा होगा, जिस बंदे का हक होगा, मेरी इंतजामिया मेरी पूरी बार हक के साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। फैसलाबाद बार के हवाले से अगर बात करें, क्या प्लान्स हैं? बिकॉज हमारे पास वक्त अब बिल्कुल लिमिटेड बाकी है। क्या प्लान्स हैं? आवाम से क्या कहेंगे, वुकला से क्या कहेंगे? सबसे पहला तो यह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नौजवान वुकला के लिए लेक्चर्स अरेंज करें बार में, जिसमें जजेस, सोसाइटी के लोग हैं, वो लेक्चर्स दें। जो अदम बर्दाश्त और वायलेंस की बात करें, सिर्फ वुकला में नहीं, ओवरऑल दी सोसाइटी ही ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। सबसे हमारा ये पैगाम है कि वुकला भी, ओवरऑल दी सोसाइटी, सब लोग जो है अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, तहम्मुल पैदा करें। आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एग्रेशन बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी खुसूसी तौर पे बर्दाश्त के मामले में लेक्चर्स होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। बेशक वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बच्चे हैं, वुकला हैं। यही पैगाम है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। करूंगा, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुअज़्ज़ज़ हुए जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर।
अल्लामा साहब ने फरमाया। तो हमारा बेहतरीन जो है वो यही है कि हम कुरान के साथ जुड़ जाएं, तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे दुनिया में भी और आखिरत में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।